आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसके पहले हमने चैप्टर 7 तक 7 चैप्टर्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कंप्लीट किए हैं। आपने अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हो, सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट आया हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए क्या डाउट है और कहाँ गलती हुई है, उसको हम हो सके तो सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारा इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है ये, ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर stretches by the same amount as a copper wire of length 3.5 meter and cross sectional area of 4 × 10⁻⁵ meter square under a given load. What is the ratio of the Young's modulus of steel to that of copper? Young's modulus का बेसिक क्वेश्चन है। इसकी थ्योरी हमने पहले पढ़ रखी है। थ्योरी में हमने क्या पढ़ा है मैं फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यंग्स मॉडुलस होता क्या है? यंग्स मॉडुलस इज नथिंग बट इट इज मॉडुलस ऑफ स्ट्रेंथ। यंग्स मॉडुलस जो है वो एक्चुअली इसको मॉडुलस ऑफ स्ट्रेंथ बोला जाता है और इसका फॉर्मूला है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। पहले इस फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं फिर आगे समझते हैं। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बस इसी फॉर्मूले का यूज करके हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, आपको एक दिया हुआ एक चीज, एक सेटअप दिया हुआ है जिसमें सिस्टम है। इसका लेंथ 4.7 मीटर है। इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है स्टील का, इसका दिया हुआ है 3 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। इसका लेंथ कॉपर का लेंथ 3.5 मीटर है। एरिया है 4 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। सब दोनों का लेंथ दिया हुआ, एरिया दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल फोर्स लग रहा है। फोर्स और इलोंगेशन की कोई बात ही नहीं हुई है, मतलब फोर्स और लेंथ, जितना फोर्स इस पे लग रहा है उतना ही फोर्स इस पे लग रहा है, जितना इलोंगेशन इस पे हुआ है डेल्टा L1 डेल्टा LST उतना ही इलोंगेशन डेल्टा LCU में हुआ है। ठीक है, तो बस फाइंड क्या करना है, यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है। हमें पता है यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रेस पर स्ट्रेन, और स्ट्रेस होता है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, इसको पहले एक लाइन लिख लेते हैं। ये होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइड अपॉन चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ये होता है स्ट्रेन। ठीक है, इसको फॉर्मूला में लिखेंगे F/A डिवाइडेड बाई चेंज इन डायमेंशन। 3 तरह से होते हैं, लेंथ ब्रेड्थ और विड्थ। ठीक है, यहाँ पर हम लेंथ की बात कर रहे हैं, लॉन्ग लेंथ हो रहा है तो लिखेंगे डेल्टा L डिवाइडेड बाई L। ठीक है, ये अपना स्ट्रेन का फॉर्मूला है। अब आपको लगाना है दोनों इक्वेशन में यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। फोर्स दोनों में सेम है, आपको रेशियो फाइंड करना है स्टील अपॉन वायर ऑफ कॉपर का। ठीक है, दो फोर्स दोनों में सेम है, F स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील अपॉन लेंथ ऑफ स्टील होल डिवाइडेड बाई फोर्स ऑफ कॉपर इंटू एरिया ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऑफ कॉपर। ठीक है, अब इसको इंटरचेंज अगर फर्दर सॉल्व करें, फोर्स स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील इंटू लेंथ ऑफ स्टील इंटू ये ऊपर आ जाएगा डेल्टा L ऑफ कॉपर इंटू लेंथ ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई फोर्स ऑफ कॉपर इंटू एरिया ऑफ कॉपर। फोर्स और चेंज इन लेंथ दोनों में कोई चेंज नहीं बोला है। फोर्स ऑफ कॉपर फोर्स ऑफ स्टील दोनों सेम, फोर्स सेम है तो इलोंगेशन भी सेम होगा, सेम। तो बचा कि आपके पास यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, ये फाइंड करना है। इस इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ स्टील इंटू लेंथ ऑफ कॉपर। एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है
एरिया ऑफ स्टील 3 × 10⁻⁵ इंटू लेंथ ऑफ कॉपर। अच्छा उल्टा लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे बाद में। ये हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁵ इंटू 4.7। ये 5 आ गया, इसको उल्टा कर लेते हैं बाद में। ये आ रहा है 3 × 10⁻5 डिवाइडेड बाई 18.8, ठीक है। ये आ रहा है, इसको उल्टा कर लेते हैं 18.8 डिवाइड बाई 10.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना आंसर 1.79047:1, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर है 1.80:1। ये हमारा रेशियो है स्टील बाई कॉपर का, ठीक है। हमने कॉपर पे स्टील से स्टार्ट किया, एक्चुअली स्टील बाई कॉपर पूछा है, तो उसका रेशियो है 1.8/1। इनडायरेक्टली ये बोला जा रहा है इसमें क्वेश्चन में, आपको ये समझाया जा रहा है, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ये है कि यंग्स मॉडल्स ऑफ कॉपर, यंग्स मॉडल्स ऑफ स्टील कॉपर के कंपैरिजन में 80% ज्यादा होता है, ठीक है। और यंग्स मॉडल्स होता क्या है, यंग्स मॉडल्स इज नथिंग बट मॉडल्स ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब ये दिखाता है कि कितना मटेरियल कितना स्ट्रांग है। तो ये पता चलता है हमको इस क्वेश्चन से, स्टील की स्ट्रेंथ कॉपर के स्ट्रेंथ से 80% ज्यादा है, ठीक है। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। आप इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस भी नोट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8.2, फिगर शोज द स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व फॉर गिवन मटेरियल। व्हाट आर ए यंग्स मॉडल्स एंड बी अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल्स। दो पार्ट है इसमें, ए और बी। सबसे पहले यंग मॉडल्स बताना है इसमें देख के, और यील्ड स्ट्रेंथ। देखिए आप, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, किसी भी पॉइंट को लेकर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से यंग्स मॉडल बता सकते हो, बट वो एक्यूरेट रिजल्ट शायद ना दे, क्योंकि एक्यूरेट रिजल्ट के लिए आपको एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए। आप यहां से भी ले सकते हो, किसी भी पॉइंट से ले लो, यंग्स मॉडल सेम ही आने वाला है, बट क्योंकि एग्जैक्ट आपके पास पॉइंट्स यहाँ कहीं लोकेट नहीं किए गए हैं, तो एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है। सिर्फ एक ही पॉइंट आपको एग्जैक्ट दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। स्ट्रेस में ये दिख रहा है 150, ठीक है, स्ट्रेस में दिख रहा है 150 × 10⁻⁶, और स्ट्रेन में दिख रहा है 0.002, ठीक है। साफ साफ यही दिख रहा है, और भी है, आप यहां से भी फाइंड कर सकते हो, बट आपके पास एग्जैक्टली पॉइंट है नहीं, तो बताना पाना मुश्किल है एग्जैक्ट आंसर क्या आ सकता है। जैसा आंसर ये दिख रहा है होगा सेम वही आंसर मिलेगा, बट आपको लोकेट करना मुश्किल है। लोकेटिंग द पॉइंट इज डिफिकल्ट, ठीक है। इसलिए हम इसको ले रहे हैं, पॉइंट्स को। हमको पता है यंग्स मॉडल्स फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बताऊं आपको, ये पॉइंट कहीं ना कहीं एग्जैक्टली 0.001, और ये 10 डिवीजन है बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसमें हो सकता है 0.001, 0.1 और 2 के बीच में 0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014। तो इस तरह से पॉइंट्स आगे होंगे लास्ट में 02 आने तक, ठीक है। तो ये पॉइंट्स ये सारे यहाँ से यहाँ वही होंगे, ये सब में 150 पे है, तो एग्जैक्ट आंसर आ पाना मुश्किल है। किसी पॉइंट पे लाइन यहाँ टच कर रही है, ठीक है, यहाँ तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो टच नहीं कर रहा है, यहाँ क्रॉस कर रहा है 100 में, ये 100 ले सकते हो, और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आप 0.0015 ले सकते हो, आप चेक कर सकते हो ऐसा फाइंड करके। फॉर एग्जाम्पल ये 100 है, ये 100 और ये 0.001415 के अप्रोक्स कुछ आ रही है। अगर हम चेक करें 100, चलिए पहले इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं क्या आ रहा है। 150 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई 0.002, या फिर 150 × 10⁻⁶. 0.2/1000 ऊपर जाएगा 10⁻3, ये हो गया 75 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया यंग्स मॉडल्स, या फिर 75 GPa, ठीक है। ये हो गया यंग्स मॉडल्स। अब आपको 75 कहीं भी मिल जाएगा, आप यहाँ भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये 100 लीजिए, यहाँ पर 0.0015 फॉर एग्जाम्पल
सेकंड केस मान के चलते हैं, इसको आप 100 लेके मान के चलो ऊपर में इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 0.0015, ऐसे करके देखो अप्रोक्सीमेटली 75 के आसपास आ सकता है। ठीक है, या 15 नहीं 14 मान के चलो, ठीक है, या 15 ही चलो, 15 ही मान के चलो, 0.1115 मान के चलो, तो 67 कुछ आ रहा है, 100/15 इंटू 10⁹, ठीक है, ये 66.6 कुछ आ रहा है जी पे। ठीक है, तो ये 15 नहीं होगा, 16 होगा। ठीक है, या 14 हो सकता है, या और भी छोटा नंबर हो सकता है, तो वो हमें पता नहीं है। तो एग्जैक्ट यहाँ से बिना नंबर के बोल पाना मुश्किल है। ये एग्जैक्टली सिर्फ एक ही पॉइंट दिख रहा है, y 150, x में 0.002। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए यंग्स मॉडुलस। बी पार्ट देखिए, यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ क्या है? बी पार्ट में ये कह रहा है मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेंथ, वो द मैक्सिमम स्ट्रेस अलाउड ऑन द मटेरियल अप्लाइड गेटिंग अप्लाइड ऑन द मटेरियल। इसमें आपको दिख रहा है यील्ड स्ट्रेस 300 दिख रहा है, तो ये आपका मैक्सिमम स्ट्रेस है अप्लाइड है। तो यहाँ पर यील्ड स्ट्रेस जो होगा ये होगा 300 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका यील्ड स्ट्रेस आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 8.3। द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ्स फॉर मटेरियल्स ए एंड बी आर शोन इन फिगर। The graphs are drawn to the same scale. A. Which of the materials has the greater Young's modulus? B. Which of the two is the stronger material? हमें एक स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दिया हुआ है दो मटेरियल्स का, एक है मटेरियल ए और एक है मटेरियल बी। इन दोनों मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ देकर बताना है कि किसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है। हमने तो अभी बेसिक थ्योरी में पढ़ा हुआ है और इसके पहले क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। क्या होता है यंग्स मॉडुलस? यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आपको बस वैल्यू रखनी है, वैल्यू स्ट्रेस में ग्राफ मिल जाएगा, बट वैल्यूज तो दी नहीं हुई है। सिर्फ वैल्यूज जो है सिर्फ हम ग्राफ के वैल्यू में शो करना है, समझना है हमको। हम कैसे समझेंगे इसको? ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे आप। एक इसको स्केल, सेम स्केल बोला गया, मतलब स्ट्रेन की वैल्यू जो इसमें है और जो स्ट्रेस की वैल्यू इसमें है, सेम पार्ट इस ग्राफ में भी है। सेम स्ट्रेन यही वैल्यू है, इसी स्ट्रेन वैल्यू के लिए, इसी स्ट्रेस वैल्यू के लिए आपको दोनों ग्राफ्स प्लॉट किए गए हैं। आपको बस देखकर बताना है किसका कैसा दिख रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, बहुत छोटा डिफरेंस है जो ऐसे दिखाई नहीं देगा, बट आपको समझना है। आप जब आपको ऐसे इस क्वेश्चन में दिया नहीं होता इस तरह में कि यंग्स मॉडुलस ग्राफ देकर बताओ, तो आप दो तरीके से देख सकते हो। पहला तरीका है स्लोप, ठीक है, और दूसरा तरीका है एरिया अंडर द ग्राफ। मैं दोनों समझाता हूं, एक करके दोनों समझते हैं क्या है ये। पहली बात देखिए, स्लोप की बात कर रहे हैं, मतलब ये स्लोप, ये है स्लोप इसका, इस ग्राफ का, ये है स्लोप इस ग्राफ का। स्लोप मतलब क्या होता है? अगर मैं सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, और आपको बोला गया ये स्लोप बताना इसका, ये थीटा वैल्यू क्या है, तो हम स्लोप हमने क्या सीखा था? tan थीटा, अगर ये x है ये y है, tan थीटा होता है y बाई एक्स। ठीक है, इसका y की वैल्यू ज्यादा होगी, इसके x की वैल्यू कम होगी, इसका थीटा ज्यादा होगा। सेम इसमें देखिए, इसमें स्ट्रेस की वैल्यू, इसमें स्ट्रेन की वैल्यू, किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है? बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। इसमें शायद दिख नहीं रहा हो ग्राफ में, बट एक्चुअली ग्राफ अगर देखेंगे ध्यान से, इसमें अगर ग्राफ ध्यान से देखेंगे तो इसका कर्व, इसका स्लोप, इस पार्ट का स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप इस ग्राफ के स्लोप से ज्यादा है, मतलब थीटा ऑफ ए इज ग्रेटर देन थीटा ऑफ बी। ठीक है, हम इसको थीटा ए मान लेते हैं, ये स्लोप ये थीटा ए, इसको हम स्लोप मान लेते हैं थीटा बी। तो अब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, इसका स्लोप इसके स्लोप से ज्यादा है, मतलब थीटा ऑफ ए इज ग्रेटर देन थीटा ऑफ बी। तो ये हो गया स्लोप वाला पार्ट समझने वाला। तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसका यंग्स मॉडुलस भी ज्यादा ही होगा। तो स्लोप के हिसाब से हम बोल सकते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ ए इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है, बाय सीइंग स्लोप ओनली हम ये बोल सकते हैं। स्लोप देखकर आप बता सकते हो किसका स्लोप ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग उसका यंग्स मॉडुलस भी ज्यादा होगा। दूसरी बात जो मैंने बोली, एरिया अंडर द कर्व।
जिसका एरिया ज्यादा होगा, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है यंग्स मॉडुलस शो करता है, और यंग्स मॉडुलस इज नथिंग बट एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, ये ग्राफ अगर आप देखो, ये एरिया ऐसे प्लॉट बैक ट्रैक करें तो ये एरिया ऐसा बनेगा, और ये एरिया अगर ध्यान दो ये एरिया ऐसा बनेगा। अब आप देख के साफ साफ समझ में आ रहा है किसका एरिया ज्यादा है, ये एरिया ज्यादा है और ये एरिया कम है। तो सीधी सी बात है, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, तो अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका यंग्स मॉडुलस भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इससे भी हम देखकर बोल सकते हैं किसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है यंग्स मॉडुलस ऑफ ए इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ बी। एग्जांपल क्या है, बेस्ट एग्जांपल बहुत सारे हैं, हम जितने क्वेश्चन किए हैं हमने मोस्ट कॉमन जो मटेरियल लिया है स्टील का लिया है, तो सबसे ज्यादा यंग्स मॉडुलस किसका है, स्टील का। तो ये मान सकते हो वही स्टील, क्योंकि स्टील इज ए डक्टाइल, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, जितने मेटल्स है, ज्यादातर मेटल्स जो एलोंगेट होते हैं, ये क्या शो कर रहा है, ये आपका शो कर रहा है इलास्टिक पॉइंट, ये शो कर रहा है प्लास्टिक पॉइंट, और ये लास्ट तक जा रहा है ब्रेकिंग या फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट। इसका देखिए, ये डक्टाइल मटेरियल्स से जैसे स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये ज्यादा एलोंगेट होते हैं। इसके कारण सपोज आपने कोई स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा होगा, ये आपने फोर्स लगाया, ये पार्टिकल पर फोर्स लगाया, ठीक है, ये फोर्स लगाया, तो इसका डेल्टा एल, इसका एलोंगेशन डक्टाइल मटेरियल का ज्यादा होता है, ब्रिटल का नहीं होता। डक्टाइल का ज्यादा होता है, ब्रिटल का नहीं होता। ब्रिटल मटेरियल्स एलोंगेट नहीं होते, वो तुरंत टूट जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल ग्लास को आप स्ट्रेच करोगे, जरा स्ट्रेच नहीं होगा, टूट जाएगा। क्यों? ग्लास इज ए ब्रिटल मटेरियल, स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल, एल्यूमिनियम इज ए डक्टाइल मटेरियल, कास्ट आयरन इज ए ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, तो ये सारे बेसिक इंट्रोडक्शन था। बेसिक हमको ग्राफ से समझ में आ गया कि किसका ग्राफ ज्यादा है। क्यों? ये ग्राफ शो कर रहा है दिस यंग्स मॉडुलस ऑफ दिस मटेरियल इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ दिस मटेरियल। ये हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी क्या कह रहा है, विच ऑफ द टू इज अ स्ट्रॉन्गर मटेरियल। सी अगेन, यंग्स मॉडुलस इज द क्राइटेरिया फॉर मटेरियल टू बी स्ट्रॉन्ग। जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा वो मटेरियल भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, दिख रहा है अगेन, यंग्स मॉडुलस से ये बता सकते हो किसका, आपको ग्राफ से दिख रहा है कौन सा मटेरियल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्राफ से दिख रहा है यंग्स मॉडुलस ऑफ दिस मटेरियल इज ग्रेटर देन दिस, तो मटेरियल ए इज स्ट्रॉन्गर देन मटेरियल बी। ठीक है, तो आप कह सकते हो एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, स्टील मैंने बोला अभी, स्टील हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, ठीक है, कॉपर हो सकता है, इस सारे जो मटेरियल्स हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, ये ग्लास हो सकता है, कास्ट आयरन हो सकता है, ब्रिटल मटेरियल्स। ठीक है, ये डक्टाइल है, ये ब्रिटल है, तो इस तरह के मटेरियल से ये एग्जांपल हो सकता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8.3। क्वेश्चन 8.4, read the following two statements below carefully and state with reasons if it is true or false. A, the Young's modulus of rubber is greater than that of steel. B, the stretching of a rod is coil is determined by its shear modulus. दो पार्ट्स है ए और बी, इन दोनों पार्ट में आपको समझाना है कि क्या ये रीजन ट्रू है फॉल्स है। पहला ये कह रहा है कि रबर, ये आपका रबर है और ये आपका स्टील है, तो आपको बताना है कि रबर ज्यादा एलोंगेट होता है या स्टील, मतलब यंग्स मॉडुलस के टर्म में। ठीक है, तो देखिए यंग्स मॉडुलस अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब रबर और स्टील में आप अगर स्ट्रेस करेंगे तो कॉमन सेंस की बात है, रबर ज्यादा इजिली स्ट्रेस हो जाएगा, ज्यादा इजिली फैल जाएगा। ठीक है, आप दोनों पे अगर इक्वल फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, फोर्स इक्वल है, तो रबर ज्यादा फैलेगा स्टील के मुकाबले, स्टील ज्यादा शायद ना जाए, इतना ही जाए। ठीक है, फॉर ए गिवन फोर्स, फॉर ए गिवन फोर्स रबर जो है ज्यादा एक्सटेंड होगा स्टील के मुकाबले। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रेन ज्यादा आएगा रबर में स्टील के, फॉर गिवन स्ट्रेस स्ट्रेन ज्यादा आएगा। ठीक है, फॉर गिवन फोर्स या स्ट्रेस कह लो, फॉर गिवन स्ट्रेस। ठीक है, रबर ज्यादा एलोंगेट होगा, इलोंगेट, या इसी को बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है,
स्टील के मुकाबले कम एलोंगेट होगा। स्टील कम एलोंगेट होगा फॉर स्ट्रेन स्ट्रेस, मतलब y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इस केस में, पहले केस में स्ट्रेन ज्यादा होगा तो यंग्स मॉडुलस कम होगा, और ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। स्ट्रेन ज्यादा होगा तो यंग्स मॉडुलस कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये बोला कि किसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, रबर और स्टील के मुकाबले, ठीक है। फॉर अ सेम स्ट्रेस रबर का स्ट्रेन स्टील के मुकाबले ज्यादा होगा, ठीक है। फॉर गिवन स्ट्रेस, फॉर अ सेम स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन ऑफ रबर इज लेस देन यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील is greater than Young's modulus of rubber for a given stress। यहाँ given condition for given stress दोनों में सेम है, तो elongate रबर ज्यादा होगा स्टील के मुकाबले, इसलिए यंग्स स्ट्रेन ज्यादा होगा तो यंग्स मॉडुलस कम होगा। हेंस यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर इज लेस देन यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। सीधे से समझ में आ गया, ठीक है। किस कंडीशन में निकाला हमने, फर्स्ट स्ट्रेन मुकाबले में, ठीक है। पहला सॉल्व हो गया कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर। सेकंड केस क्या कह रहा है, ये कॉइल है, ये कॉइल है अनस्ट्रेच्ड, और ये आफ्टर स्ट्रेचिंग। तो शेयर मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, शेयर मॉडुलस होता है, शेयर मॉडुलस ये होता है शेयर फोर्स अपॉन शेयर स्ट्रेस। अगेन सेम कंडीशन, फोर्स कह लो या स्ट्रेस कह लो, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, ठीक है। तो पहले का आंसर आपको बताया था ट्रू या फॉल्स। तो रबर का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, बोल रहा था फॉल्स, ठीक है। पहला है फॉल्स। अब सेकंड का आंसर बताते हैं ट्रू। कैसे, देखिए ये आपको जब इलोंगेट करते हो, शेयर मॉडल है, तो जब आप इलोंगेट करते हो तो शेप पे चेंज आता है, वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। और स्ट्रेचिंग ऑफ ए कॉइल इज ऑन शेयर मॉडल बताता है, स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल सिर्फ शेप में चेंज आ रहा है, ओनली शेप चेंज, नो वॉल्यूम चेंज, ठीक है, नो वॉल्यूम चेंज कह रहा है। और शेयर मॉडल्स में चेंज करना है, अगर शेयर मॉडल्स चेंज जब तभी कहते हैं जब वॉल्यूम में चेंज आता है, बट इस केस में वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है, ओनली शेप चेंज हो रहा है, इसलिए सेकंड पार्ट इज ट्रू और फर्स्ट पार्ट इज फॉल्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8.5, टू वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर, one made of steel and the other made of brass are loaded as shown in figure. The unloaded length of steel wire is 1.5 meter and that of brass wire is 1 meter. Compute the elongations of the steel and the brass wires. एक आपको एक सेटअप दिया हुआ है, इसमें स्टील वायर से स्टील ये वायर मास लगा हुआ है, एक 1 मीटर ब्रास वायर से 6 kg मास लगा हुआ है। इस सेटअप में आपको इलोंगेशन फाइंड करना है, इलोंगेशन ऑफ स्टील एंड इलोंगेशन ऑफ ब्रास, ये फाइंड करना है आपको, दोनों का अलग अलग इंडिविजुअली, ठीक है। इसको फाइंड करने का फॉर्मूला सबसे पहले गिवन डेटा क्या क्या है, डायमीटर दिया हुआ, दोनों का सेम वायर है, डायमीटर दोनों का सेम है, लेंथ अलग अलग है। डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसको हमने मीटर में चेंज किया, वहां से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड किया, 4.9 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर आया। इसका लेंथ 1.5 मीटर, इसका लेंथ 1 मीटर स्टील का, ठीक है। मास देखो, इलोंगेशन ऑफ स्टील बोला है, तो ये स्टील वायर दोनों का मास को लोड को कैरी कर रहा है, ठीक है। जब आप इलोंगेशन ऑफ स्टील लेंगे अपर वायर का, तो दोनों के वेट को कैरी करके ये इसका हमको इलोंगेशन निकालना पड़ेगा। जब ब्रास की बात करेंगे तो नीचे से कितना लोड नीचे से ऊपर उठा रहा है, इसको हमको देखना है इलोंगेशन के लिए, ठीक है। ब्रास वायर सिर्फ 6 kg वेट उठा रहा है, बट स्टील वायर जो है सिर्फ इसके केजी का वेट उठा रहा है, ठीक है। तो हमको बस इसका वैल्यू फाइंड करना है, हमको दोनों का 6 × 48 4 58.8, ठीक है। ये 58.8 है, तो हमको बस ये वैल्यू फाइंड करना है, इलोंगेशन ऑफ स्टील, इलोंगेशन ऑफ ब्रास इंडिविजुअली, ठीक है। हम फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सेम यंग्स मॉडुलस है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, तो हम डेल्टा एल कैसे लिखेंगे, इसमें इसको हम लिखते हैं ये फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू यंग्स मॉडुलस, ठीक है। ये आपको डेल्टा एल आता है, इसको आप मैंने रीअरेंज करके लिखा हुआ है, ये हमने पहले सॉल्व किया क्वेश्चन, तो आपको वैल्यू रखना बस
ऑफ स्टील की बात कर रहे हैं, जब मैंने बताया स्टील के लिए दोनों वेट कैलकुलेट करना है, 4 + 6 10 इंटू mg, हमको वेट निकालना है, mg इंटू 9.8 करेंगे तो 98 न्यूटन आता है, ठीक है। 98 न्यूटन इंटू 1.5 मीटर लेंथ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाला 4.9 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस, हमको स्टील का पता होना चाहिए 210 जीपीए लिखते हैं, ये 2.1 इंटू 10⁻9 लिख सकते हो, इंटू 10⁻9 लिख सकते हो, ठीक है। इसमें सॉल्व करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है, 98 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 4.9 इंटू 2.1, और ये आ जाएगा आपका 10 का पावर ऊपर में 3, ये हो गया -3, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है 1.5 एग्जैक्टली आता है 1.495 इंटू 10 का पावर -4 मीटर, या 0.15 mm, 0.15 mm एलोंगेशन आ रहा है स्टील के लिए। हमको इंडिविजुअली ब्रास के लिए भी फाइंड करना पड़ेगा, ये हमने कैलकुलेशन किए हुए हैं, आपको बस अगर आप कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। डेल्टा एल ऑफ ब्रास निकालना है, ब्रास के लिए क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला, फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास। तो फोर्स का वेट है 6 kg, 58.8 न्यूटन, 58.8 न्यूटन इंटू लेंथ है 1 मीटर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा 4.9 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 90 इंटू 10 का पावर 9, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये 11 एक्चुअली, ठीक है, और या 90 ये भी ले सकते हो, दोनों सेम, दोनों चलेगा, गलत नहीं है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो इसका आता है 1.298 इंटू 10 का पावर -4 मीटर, या 0.13 mm, ठीक है। mm के टर्म में निकाला आपने, तो 0.15 mm स्टील वायर एलोंगेट होगा, 0.13 mm ब्रास वायर एलोंगेट होगा। डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है, पहली बात यंग्स मॉडुलस डिफरेंट है, दूसरी बात वेट कैरिड बाय स्टील, स्टील 4 + 6 10 kg का मास कैरी कर रहा है, ब्रास ओनली 6 kg का मास कैरी कर रहा है, ठीक है। तो ये था आपका एलोंगेशन ऑफ स्टील और ब्रास। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8.5। क्वेश्चन 8.6, द एड्ज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड टू ए वर्टिकल वॉल, ए मास ऑफ 100 kg इज देन अटैच्ड टू द अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब, द शेयर मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम इज 25 GPa, व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस। अब ये क्वेश्चन, अब तक हमने जो दो तीन क्वेश्चन किए हैं वो यंग्स मॉडुलस था, अब शेयर मॉडुलस आया है एक ही चीज, सब सारे मॉडुलस कह लो, चाहे यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, वॉल्यूम मॉडुलस, सारे अलग अलग में आते हैं। इसमें देखते हैं कैसे आ रहा है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक एल्यूमिनियम क्यूब दिया हुआ है, इसका साइज क्यूब है तो सारे साइड्स एक सेम रहेंगे, ये 10 सेंटीमीटर साइज सारे साइड्स रहेंगे क्योंकि क्यूब है। अब इस पर एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन में 100 kg ब्लॉक लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम ब्लॉक बना लेते हैं ऐसे, यहाँ पे इसका वेट है 100 kg, ठीक है, ये 100 kg का वेट है जो नीचे लगा हुआ है, और इसका एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन है उसके कारण, ठीक है, वो बताना है। पहले हम समझते हैं शेयर स्ट्रेस क्या होता है। मान लेते हैं एक ब्लॉक है हमारे पास, एक क्यूब है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कह लो, स्क्वायर कह लो, एक ब्लॉक लगा हुआ है। शेयर फोर्स क्या होता है, आप किसी भी बॉडी के एड्ज पर एक फोर्स लगाते हो, ठीक है, और वो टेंजेंशियल फोर्स होता है एड्ज पर, यहां पर नहीं, यहां पर एक फोर्स लगा रहे हो, जिसके कारण ये साइड में चेंजेस आ रहे हैं, इस साइड में चेंज आ रहे हैं, ठीक है। ये फोर्स लगाओगे तो ये लेयर खसकेगा, ये लेयर उस तरफ मूव करेगा क्योंकि फोर्स यहां लग रहा है, एफ फोर्स इस तरफ लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये लेयर साइड होगा, और ये लेयर डिफ्लेक्ट होगा, किस तरह होगा, ऐसे होगा, ऐसे ये होगा डिफ्लेक्शन, ठीक है, ये डिफ्लेक्ट होगा लेयर, ठीक है। ये लेयर अब बॉडी जो है, अब न्यू डायमेंशन क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा, इस तरह कुछ इस तरह हो जाएगा ये लेयर, ठीक है। कितना डिफ्लेक्ट हुआ, अब देखते हैं कितना डिफ्लेक्ट हुआ, ये थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, कितना साइज डिफ्लेक्ट हुआ, अभी इसको मान लेते हैं डेल्टा एल, ये साइड है एल का, ठीक है, ये डिफ्लेक्ट हुआ। अब यहाँ पर शेयर स्ट्रेस समझते हैं, कौन से शेयर स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, कौन सा एरिया, ये एरिया, किस एरिया में डिफ्लेक्शन हुआ, इस एरिया में डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है।
ये एरिया में डिफ्लेक्शन हुआ, तो ये एरिया लेंगे। तो शेयर स्ट्रेस क्या होता है? शेयर स्ट्रेस होता है शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस होता है शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस मतलब शेयर फोर्स, शेयरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। शेयरिंग फोर्स ये लग रहा है, एरिया कौन सा? ये एरिया, ठीक है। शेयरिंग फोर्स हमारे क्वेश्चन में 100 kg ये दिया हुआ है। शेयरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय शेयरिंग स्ट्रेन, दिस चेंज इन लेंथ डायमेंशन डेल्टा एल अपॉन एल शेयरिंग स्ट्रेन। इसको और एक चीज भी बोल सकते हो, यही लिख लो बाजू में। और टैन थीटा, हमें पता है टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर, इसके आगे ये थीटा है, तो यहाँ परपेंडिकुलर कौन सा हुआ? डेल्टा एल। बेस कौन सा हुआ? एल, तो डेल्टा एल बाई हो ना, डेल्टा एल अपॉन एल, ये हो गया टैन थीटा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू दी हुई है तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे, पर यहाँ थीटा नहीं दिया है, हमको डेल्टा एल फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? ये हो गया 100 kg, केजी को न्यूटन में चेंज करना है। 9.81 न्यूटन इंटू 9.81 डिवाइड बाई एरिया 10 इंटू 10 का एरिया, 10 इंटू 10 10 का पावर -2, 10 का पावर -1 का स्क्वायर, ठीक है। 10 का पावर -1 का स्क्वायर, ये हो गया एरिया अपॉन डेल्टा एल। डेल्टा एल फाइंड करना है। एल की वैल्यू दी है अगेन 10 सेंटीमीटर। और शेयरिंग स्ट्रेस क्वेश्चन में दिया हुआ है शेयर मॉडुलस 25 GPa, ये दिया हुआ है जी की वैल्यू 25 GPa, मतलब 25 इंटू 10 रेस्ट पर 9 पास्कल। पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 25 इंटू 10 रेस्ट पर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ रख देते हैं वैल्यू को 25 इंटू 10 रेस्ट पर 9, और यहाँ डेल्टा की वैल्यू को निकालनी है। इंटू 10 ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 9.81 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 का पावर -2 इंटू 25 इंटू 10 का पावर 9। यहाँ आ गया डेल्टा एल के लिए। इसको हम सॉल्व करते हैं। 98.1 -2 हो जाएगा, ये आएगा 25 4 9.81 10 10 का पावर -7, ठीक है। 4 इंटू 10 का पावर -7, 9 ऊपर जाएगा -7 आ जाएगा, तो 4 इंटू 10 का पावर -7 इज द आंसर, ठीक है। ये 4 इंटू 10 का पावर -7 इज द आंसर, हमारा आंसर है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। बस सिंपल कैलकुलेशन था। शेयरिंग स्ट्रेस हमको समझना था, शेयरिंग मॉडुलस समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ था नहीं इसमें करने के लिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8.6। नेक्स्ट क्वेश्चन 8.7। 4 identical hollow cylindrical columns of mild steel support a big structure of mass 50,000 kg. The inner and outer radii of each column are 30 and 60 cm respectively. Assuming the load distribution to be uniform, calculate the compressional strain of each column. एक स्ट्रक्चर दिया हुआ हमारे पास, 4 सिलिंड्रिकल कॉलम्स हैं जो एक मास 50,000 kg को होल्ड किए हुए हैं। इसका क्रॉस सेक्शन मैंने ऐसा बनाया है, ये सिलिंड्रिकल कॉलम चारों इस शेप में है। इसका हॉलो अंदर से, हॉलो मतलब 2 रेडियस होगा, एक इनर रेडियस एक आउटर रेडियस, 2 होगा। तो इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है। R1 का रेडियस 30 सेंटीमीटर, R2 का रेडियस 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और लोड सपोर्ट कर रहा है 50,000 kg। तो एरिया निकालेंगे, एरिया किसका? इसका हॉलो पार्ट छोड़कर, जितना पार्ट ये है उतना पार्ट, ठीक है। तो ये एरिया आ जाएगा 0.8482 मीटर स्क्वायर। कैसे किया? पाई R स्क्वायर होता है, हॉलो के लिए पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये आगे अपने एरिया। टोटल वेट है 50,000 kg। हमको ईच कॉलम के लिए फाइंड करना है। यहाँ 4 कॉलम्स है, ईच कॉलम क्या हो जाएगा? बाई 4 हो जाएगा, इंटू वेट मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 9.81 से करेंगे तो न्यूटन में आ जाएगा। न्यूटन में हमारा आंसर आ रहा है 122.625 न्यूटन ऑन ईच कॉलम। फाई की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, स्टील की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ पर हमें याद होना चाहिए। यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील इज 2 इंटू 10⁻11 GPa न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट करना हमको। यंग्स मॉडुलस दिया हुआ 2 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस, ये कंप्रेसिव फोर्स अपॉन एरिया
अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। हमको डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू फाइंड करनी है। डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया अपॉन वाई, या फोर्स अपॉन एरिया इंटू वाई। फोर्स है 122,625 डिवाइडेड बाई 0.8482 इंटू 2 इंटू 10⁻11। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है 122,625 डिवाइडेड बाई 1.6964 इंटू 10⁻11। यह आएगा 72725.1 इंटू 10⁻11, या 7.27 इंटू 10⁻7। ये आ गया हमारे कंप्रेशनल स्ट्रेन की वैल्यू। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ये सही है, हमने पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है। कहीं और आपको कोई दूसरा आंसर दिखता है तो वो आंसर सही नहीं है, आप उससे कैलकुलेशन चेक कीजिएगा। हमने सारे कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप करके देखे, हमारा आंसर यही आ रहा है। ठीक है, एक बार और आप क्रॉस चेक करके देखें कहीं और से जब देखना है तो। ठीक है, ये आंसर हमारा सही है, ये स्टैंडर्ड आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8.78। A piece of copper having a rectangular cross section of 15.2 mm into 19.1 mm is pulled in tension with 44,500 Newton force, producing only elastic deformation. Calculate the resulting strain. इसमें एक थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को कि किस तरह का पूछा गया, कौन सा स्ट्रेन पूछा गया है। या तो इलास्टिक स्ट्रेन बोला है। इलास्टिक स्ट्रेन जनरली शेयर में होता है, बट जनरली ये भी हो सकता है, यंग्स मॉडुलस वाले भी हो सकता है। दोनों हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम देखते हैं, हमें जो गिवन डेटा है, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। इसका डायमेंशन 15.2 विड्थ है, 19.1 mm में है और लेंथ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने निकाल लिया 2.9032 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये फोर्स दिया हुआ है 44,500 न्यूटन। यंग्स मॉडुलस हमें पता होना चाहिए, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, इसके अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻11 यंग्स मॉडुलस होते हैं। शेयर मॉडुलस 42 इंटू 10⁻9 होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब यहां से हम वैल्यू निकालते हैं। यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, ये होता है स्ट्रेन। यहां से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था अप्रोक्सीमेटली सेम प्रोसेस इसमें भी फॉलो करना है, बस वैल्यूज अलग अलग है। तो इसका आंसर यहां से आ जाएगा, हम 15327.5 डिवाइडेड बाई इंटू 10⁻4 इंटू 2 इंटू 10⁻11। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और तो आंसर आता हमारा आएगा डेल्टा एल अपॉन एल, ये आ जाएगा 7663.5 इंटू 10⁻4 बाई इंटू 10⁻11। ये आ जाएगा 7.663 इंटू 10⁻4 प्लस 3 7 माइनस 4। ये एक स्ट्रेन है डेल्टा एल बाई एल का वैल्यू। ठीक है, ये एक स्ट्रेन है। दूसरा स्ट्रेन शेयरिंग स्ट्रेस वाला हो सकता है, उसके लिए वैल्यू क्या होगी, सेम डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू 15327.5 इंटू 10⁻4 डिवाइड बाई 42 इंटू 10⁻9। इसका आंसर आता है 36495 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, डेल्टा एल अपॉन एल, या डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू 3.64 इंटू 10⁻, सॉरी -5 नहीं है, 8 है। ये हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, ये एक आंसर हो सकता है। तो दो स्ट्रेन के वैल्यू है। अब किसी को कंफ्यूजन हो कि कौन सा आंसर सही है, एनसीईआरटी में दोनों ही आंसर नहीं दिए हैं। एनसीईआरटी में कुछ और ही आंसर दिया हुआ है जो गलत है, मिसप्रिंट है शायद। एनसीईआरटी गलत नहीं है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक, कुछ मिसप्रिंट हो सकते हैं, तो उसका ये आंसर एक हो सकता है। ज्यादातर ये सही हो सकता है। ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो ये स्ट्रेन सही हो सकता है, बट कहीं कहीं कंफ्यूजन है तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। दोनों आंसर हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8.9। A steel cable with a radius of 1.5 centimeter supports a chair lift at a ski area. If the maximum stress is not to exceed 10⁸ Newton per meter square, what is the maximum load the cable can support? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब तक हमने बहुत सारे यंग्स मॉडुलस वाले क्वेश्चन किए हैं। ये
उस सिंपल से सिंपल का भी सिंपल टाइप है। कैसे देखिए, हमने इलेक्ट्रिक मोटर्स में बहुत सारी चीजें जिसमें स्ट्रेस बाय स्ट्रेन वाला किया है, इसमें सिर्फ स्ट्रेस दिया हुआ है, लोड निकालना है। ये कैसे करेंगे, आपको देखिए गिवन डाटा क्या है, रेडियस दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर रेडियस है उस रोप का। ये पहले समझते हैं चेयर लिफ्ट क्या होता है। ये चेयर लिफ्ट है जो आपको अपने स्की एरिया में देखा होगा, या ऑन स्लो जनरली स्नो बोर्डर्स जो हिली स्टेशन पे रहते हैं, जो हिल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, दिख रहा होगा डायग्राम में। तो ये लिफ्ट है, ये चेयर लिफ्ट, इसकी बात कर रहा है। ये एक रोप होता है, आपने देखा होगा एक बड़ा सा केबिन शेप में एक बॉक्स होता है, ठीक है। इस पर इसमें कुछ लोग बैठे होते हैं, तो मैक्सिमम 2 और 3 पर्सन एक बार में, छोटा है तो बहुत सारे होते हैं 2 पर्सन 3 पर्सन 4 पर्सन वाले लोड कैरी करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। ऑन बोर्ड ट्रांसपोर्ट, ऑन हिल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये ऑन हिल ट्रांसपोर्ट है, ऑन हिल ट्रांसपोर्ट। तो ये ऑन हिल ट्रांसपोर्ट का एक छोटा सा डिवाइस है, एक छोटा व्हीकल समझ लो, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रांसफर करने वाला। तो इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें दिया आपको रेडियस, जिस रोप से ये बंधा हुआ है इसका रेडियस 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, स्ट्रेस लग रहा है 10 का पावर 8, फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इस थ्रेड पर लगने वाले फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल सा है, लॉजिक समझ में आ गया। अब मैथमेटिकली देखते हैं। हमको पता है स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू लोड या फोर्स या एफर्ट, सभी एक चीज है, अपॉन एरिया, ठीक है। ये हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ इसके फॉर्मूले। लोड कह सकते हो, फोर्स कह सकते हो, एफर्ट कह सकते हो, सारे एक ही चीजें हैं, अपॉन एरिया है, ठीक है। स्ट्रेस हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10⁸ इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है, एफ कह लो या डब्ल्यू कह लो, जो भी कह लो, अपॉन एरिया है 7.068 इंटू 10⁻⁻4, 7.068 इंटू 10⁻⁻4। तो फोर्स कैसे होगा, फोर्स की वैल्यू होगी 7.068 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻8। ये हो जाएगा 7.068 इंटू 10⁻4 न्यूटन। ये इतना एफर्ट लग रहा है इस थ्रेड पर, जो 10⁸ का स्ट्रेस लगा रहा है इस बोर्ड को उठाने के लिए, ठीक है, आर्म्स की बोर्ड को, चेयर लिफ्ट को उठाने के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8.10। A rigid bar of mass 15 kg is supported symmetrically by 3 wires, each 2 meter long. Those at each end are of copper and the middle one is of iron. Determine the ratios of their diameters if each is to have the same tension. एक सेटअप दिया हुआ है जिसमें 3 वायर्स हैं जो 15 kg वेट को सपोर्ट कर रहे हैं। दो एंड पे कॉपर वायर्स है, सेंटर में आयरन वायर है, सबका लेंथ सेम है और सिमेट्रिकल बोल रहा है। सिमेट्रिकल के 2 मतलब है। पहला मतलब ये एग्जैक्टली सिमेट्री है, ये सेंटर पॉइंट है, आयरन वायर जो है सेंटर पे है, इसके लेफ्ट और इसके राइट दोनों के बीच डिस्टेंस है सेम है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है। पहला मीनिंग सिमेट्री का पहला मीनिंग ये है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, ये सेंटर पे है। दूसरा मीनिंग क्या है सिमेट्री का, जब लोड 15 kg का लोड नीचे आ रहा है तो कुछ इलोंगेशन होगा। वो इलोंगेशन मान लो डेल्टा एल है, डेल्टा एल का इलोंगेशन है। डेल्टा एल का इलोंगेशन 1 2 3 इन तीनों वायर में सेम है। अगर मैं डेल्टा L1 मान लू इस एंड को, डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2 इज इक्वल टू डेल्टा L3 इज इक्वल टू डेल्टा L, मतलब सारे इलांगेशन सेम है। ये टेक्निकल डेफिनेशन है सिमेट्री का। लॉजिकल डेफिनेशन क्या है, ये सेंटर पे है और दोनों डिस्टेंस सेम है। और टेक्निकल डेफिनेशन क्या है सिमेट्री का, इलांगेशन इस वायर के दोनों सेम है, तीनों वायर का इलांगेशन सेम है, ठीक है, ये मतलब है। अब आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पूछा आपको रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ डायमीटर्स ऑफ कॉपर और आयरन। ये इस वायर का 2 मीटर लेंथ का जो वायर है इसका कुछ डायमीटर होगा, इसका भी कुछ डायमीटर होगा, इसका भी कुछ डायमीटर होगा। मतलब कॉपर वायर है तो दोनों सेम वायर है, तो कॉपर वायर का डायमीटर, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कॉपर और आयरन का डायमीटर फाइंड करना है।
दिस फाइंड करना है हमको, ठीक है। ये कैसे फाइंड करेंगे, सेम यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस से कैसे, हमें बताया यंग्स मॉडुलस y होता है फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल, ठीक है। यंग्स मॉडुलस द स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और मैंने डिटेल में लिख दिया है, और फर्दर सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म यही आता है अपना। तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये फोर्स या टेंशन, फोर्स या टेंशन इन द वायर, ठीक है। कैसा टेंशन, एक लोड नीचे आ रहा है तो इस लोड के कारण इस पर एक टेंशन ऊपर आएगा, इस पर एक टेंशन ऊपर आएगा, इस पर एक टेंशन ऊपर आएगा, दोनों का टेंशन सब सेम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। टेंशन सेम है, लेंथ सेम है, टेंशन सेम है, लेंथ सेम है, और इलॉन्गेशन डेल्टा एल सेम है, ठीक है। तो फर्क किस में आ रहा है, एरिया और यंग्स मॉडुलस, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ यंग्स मॉडुलस का। यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन स्टील थोड़ा डिफरेंट है, ज्यादा फर्क नहीं है। 210 आयरन का बोलते हैं, 200 का स्टील का, ये 190 टू 200 ऑलमोस्ट आयरन स्टील वेरी होते रहता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, क्वेश्चन में दिया हुआ डायमीटर ऑफ कॉपर, ठीक है। कॉपर का 110 अनएल्ड कॉपर, और कहीं कहीं पीवीडी और इलेक्ट्रोप्लेटेड कॉपर का वैल्यू 130 जीपीए भी लिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से 130 लेके सॉल्व किया हुआ है, तो हम उसको लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका रिलेशन, यंग्स मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और एरिया ऑफ द पाई बाय 4 डी स्क्वायर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, ये हमारा स्टैंडर्ड रिलेशन आ गया, इससे हमारा आंसर निकलने वाला है। कैसे, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by डी स्क्वायर ऑफ कॉपर, डी स्क्वायर ऑफ कॉपर, एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर ऑफ आयरन, ठीक है। अब इसका रेशियो फाइंड करना है हमको, डी ऑफ कॉपर अपॉन डी ऑफ आयरन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन, यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, ठीक है। इसकी वैल्यू है 210 जीपीए डी स्क्वायर इंटू 10⁹ अपॉन 110 इंटू 10 का पावर 9। तो डी कॉपर अपॉन डी आयरन हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 210 अपॉन 130। ये इसमें क्वेश्चन आप देखेंगे, इसको 130 की वैल्यू भी दी हुई है इसमें, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है डी कॉपर अपॉन डी आयरन। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू 1.2728, ठीक है। ये रेशियो आती है अप्रोक्सीमेटली, इसको रहने दो 1.27 रहने दो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ये रेशियो है। डायमीटर ऑफ कॉपर और डायमीटर ऑफ आयरन का रेशियो 1.2728 के अप्रोक्स आ रही है, ठीक है। हमने सारे वैल्यू निकालिए, गिवन टेंशन सेम है, लेंथ सेम है, इलॉन्गेशन सेम है, सब में इलॉन्गेशन सेम है, सिमेट्री ड्यू टू सिमेट्री, टेंशन सेम क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेंथ सेम दिया हुआ है, बस इसका इनवर्स प्रोपोर्शनल निकालना था, आ जाएगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 8.11, a 14.5 kg mass fastened to the end of a steel wire of unstretched length 1.0 meter is whirled in a vertical circle with an angular velocity of 2 revolutions per second at the bottom of the circle. The cross-sectional area of the wire is 0.065 centimeter square. Calculate the elongation of the wire when the mass is at the lowest point of its path. एक थ्रेड लिया है, इसका लेंथ 1.5 मीटर है, ये 1.5 मीटर लेंथ का थ्रेड है, ठीक है। इसको वर्टिकल सर्कल, ऐसे वर्टिकल सर्कल में रोटेट किया जा रहा है। 14.5 kg मास यहाँ लगा हुआ है, ये 14.5 kg मास है, इसका वेट है 14.5 kg। इसको वर्टिकली रोटेट किया जा रहा है। तो आपको बताना है इस पॉइंट पर आने के बाद जो डेल्टा एल होगा, इलॉन्गेशन, यहाँ पर आगे कुछ इलॉन्गेशन होगा, उसकी वैल्यू कितनी है, डेल्टा एल की वैल्यू वो बताना है, ठीक है। सेम यंग्स मॉडुलस, ठीक है। क्या यंग्स मॉडुलस कैसे निकालेंगे, हमें पता है यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन का होगा डेल्टा एल अपॉन एल। हमको चाहिए डेल्टा एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इंटू वाई, ठीक है। या फिर डेल्टा एल हो गया फोर्स
फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू वाई। ठीक है, तो यहां से हमको डेल्टा एल की वैल्यू मिल जाएगी, यहां लिख लेते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू वाई। इसका यूज करके हमको डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है। अब फोर्स कैसे निकले? फोर्स हमारे पास कई सारे तरीके हैं। पहली बात, एक फोर्स जिसे हम वेट भी कह सकते हैं, एक नीचे लग रहा है, ये भी फोर्स है जो ग्रेविटेशन वेट के बराबर है। दूसरा एक फोर्स जो इसमें टेंशन फोर्स लग रहा है, थ्रेड है एक, जब किसी से कोई हैवी वेट नीचे खींचता है तो उस पर टेंशन आता है ऊपर की वो थ्रेड। तीसरा फोर्स, पहले फोर्स है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा फोर्स है टेंशन फोर्स, और तीसरा फोर्स है जो सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है उसके कारण एक फोर्स आता है। ये हमें पता है, हमने बहुत बार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इस तरह के क्वेश्चंस को जब भी कोई सर्कुलर पार्टिकल सर्कुलर पाथ रोटेट कर रहा है, एक फोर्स आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये तीन फोर्स को सॉल्व करने के बाद ये फोर्स की वैल्यू मिलेगी, उसको हमको अप्लाई कर रहा है। ये एक्चुअली टेंशन फोर्स है, ये टेंशन फोर्स जो ऊपर लग रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको रोटेट कर रहा है, तो हमको फाइंड करना है टेंशन फोर्स। ये हो जाएगा एक वेट ऑफ द बॉडी प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसे सर्कुलर पाथ में रोटेट करने के लिए मेंटेन कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc। ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी mg होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर होता है। ये आ गया 142.25 न्यूटन प्लस m है 14.5 इंटू लेंथ 1 मीटर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा आपको दिया हुआ है 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, बट हमें चाहिए रेडियन पर सेकेंड में। एक रेडियन होता है 2 पाई, तो ओमेगा इज इक्वल हो गया 2 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, तो ये हो गया 4 पाई रेडियंस पर सेकेंड। तो यहाँ 4 पाई रख देते हैं, 4 पाई स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर है। इसको हम सॉल्व करते हैं, आता है 142.25 प्लस ये आता है 2289.75। इसको हम अगर सम करते हैं तो मिलता है 2431.99 न्यूटन। तो नेट टेंशन फोर्स जो आ गया वो हमारा आ गया, ये एफ टेंशन जो ऊपर लग रहा है, एफ सी जो नीचे जो सर्कुलर पार्ट में लग रहा है, बट क्योंकि वर्टिकल सर्कल है हमें नीचे इस पॉइंट पी पर फाइंड करना है। पॉइंट पी पर मास नीचे है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी बाहर की हो जाएगा, सर्कुलर पाथ में मेंटेन करेगा। तो सर्कुलर पाथ के लिए एफ सी और एमजी, इसके एमजी ये दोनों सम करेंगे, इसके टेंशन फोर्स के बराबर होंगे दोनों, इसलिए हमने ये निकाला। ये हमारा फोर्स आ गया एफ टी। अब कुछ नहीं वैल्यू रखते हैं इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 मान लो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ टी। एफ टी हमारा कितना है 2431.99, 2431.99। लेंथ है 1 मीटर अपॉन एरिया है दिया हुआ, हमने निकाला क्वेश्चन में दिया हुआ 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6.5 अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर का सॉल्व करें इंटू 10 का पावर -6 एरिया हो गया। ठीक है, 6.5 इंटू 10 का पावर -6 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसको हमने मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 0.065 इंटू 10 का पावर -4, और इसको फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स पे सॉल्व करेंगे 6.5 इंटू 10⁻⁻6। उसके बाद आएगा एरिया के बाद यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। ये अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील 2 इंटू 10⁻11, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2431.99 अपॉन 6.5 इंटू 2, ये नंबर हो गया। और यहाँ नीचे 10 का पावर -6, 10 का पावर 11, 10 का पावर 5 नीचे, ऊपर जाएगा 10 का पावर -5 इंटू 10 का पावर -5, नीचे 5 है ऊपर जाएगा -5 हो जाएगा। ये आएगा 187.076 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 3 और 2 आएगा 0.00187 मीटर, या फिर 0.187 mm। ये हमारा आंसर है। 0.187 mm का एलोंगेशन हो रहा है डेल्टा एल, इतना छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो
तो हमारी डेल्टा एल की वैल्यू डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.187 mm की वैल्यू है। ठीक है, ये हमारा आंसर, ये रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बताइए क्या समझ में नहीं आया है। तो चलिए 8.12 कंप्यूट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इनिशियल वॉल्यूम इज 100 लीटर्स, प्रेशर इंक्रीज 100 एटमॉस्फेयर, 1 atmosphere is equal to 1.013 into 10 raised to 5 Pascal. Final volume is 100.5 liters. Compare the bulk modulus of water with that of air at constant temperature. Explain in simple terms why the ratio is so large. एक सिंपल सा बल्क मॉडल्स का क्वेश्चन है। अब तक हमने यंग्स मॉडल्स के क्वेश्चन किए, अब आ गया बल्क मॉडल्स पे। ठीक है, बल्क मॉडल्स क्या होता है, सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। बल्क मॉडल्स जिस प्रकार यंग्स मॉडल्स शो करता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड्स, बल्क मॉडल्स शो करता है स्ट्रेंथ ऑफ फ्लूइड्स या लिक्विड्स। ठीक है, जब लिक्विड की बात करेंगे, जब लिक्विड के स्ट्रेंथ की बात करेंगे तब हम बल्क मॉडल्स यूज करेंगे। जब हम सॉलिड्स के स्ट्रेंथ की बात करेंगे तब हम यंग्स मॉडल्स की बात करेंगे। हमने देखा है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में यंग्स मॉडल्स जो ड्रॉ होता है, जितना बड़ा एरिया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का होगा उतना ही बड़ा इसका स्ट्रेंथ होगा, उतना ही ज्यादा इसका यंग्स मॉडल्स होगा। सेम इज द केस फॉर बल्क मॉडल्स। बल्क मॉडल्स देखते हैं क्या होता है। बल्क मॉडल्स इसको डिनोट करते हैं कैपिटल के से। कैपिटल के होता है रेशियो ऑफ प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, और नेगेटिव होता है मतलब ये फ्रैक्शन वॉल्यूम, फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर अपॉन फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम का रेशियो होता है, प्रेशर पर वॉल्यूम का रेशियो है। ठीक है, इसको हमें बस क्वेश्चन में सारी चीज दिए हुए हैं, वैल्यू पुट करना है। प्रेशर दिया है, प्रेशर है 100 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर होता है 1.0132 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन। ठीक है, ये हो गया 1.013 इंटू 10⁵, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 0.0015 ये चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ये है 0.00 डेल्टा वी है 0.0015, 0.0005 कैसे आया। डेल्टा वी होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम दिया 100 लीटर्स, लीटर का कन्वर्जन कर मीटर क्यूब में 10⁻³ मीटर क्यूब, तो 100 लीटर्स इंटू 10⁻³ 0.1 मीटर क्यूब इनिशियल, फाइनल 0.1005 फाइनल। ठीक है, तो माइनस करेंगे हम इसको तो आएगा 0.0005 इनिशियल, ये वी क्या है, इनिशियल है 0.1। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर 0.005। तो आ गया 1.013 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 0.005। ये आ जाएगा, आपको डिवाइड करने इसको 1013/5 इंटू 10 का पावर कुछ नहीं 5000 3 2 हो गया। ठीक है, ये 5000 है, इसको ऊपर जाएगा 1.013 इंटू 10 का पावर 5/5 इंटू 10⁻³ तो ये जाएगा ऊपर, बचेगा 2। 1.013 इंटू 10⁵5/5 इंटू 5, ये हो गया 2। इसको डिवाइड करेंगे आएगा 200 इंटू 10 का पावर 3। ठीक है, 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा, तो ये आएगा 2.01 इंटू 10⁵। कुछ और भी मिसिंग है। प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर नॉट 100 स्क्वायर इंटू 100 भी आएगा, 2 बार 100 आएगा। ठीक है, इंटू 1.01 इंटू 10 का पावर 4 भी आएगा साथ में। ठीक है, 10 का पावर 4 भी आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 का पावर 9, टोटल हो जाएगा 10 का पावर 9, ये 6 और 3 9। तो ये आ गया आपका बल्क मॉडुलस के। ठीक है, बल्क मॉडुलस के ऑफ फ्लूइड आ गया। अब आया 2.013 इंटू 10 का पावर 9। अब हमको कंपेयर करना है इसको रेशियो से, किसके रेशियो से, वाटर के रेशियो से। वाटर का रेशियो कितना है आपको पता है, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर हमको याद होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो उसको नोट कर लो, ये यही होता है 2.01 सेम होता है। ठीक है, इसका रेशियो हम निकालते हैं, बल्क मॉडुलस का रेशियो के ऑफ वाटर अपॉन के ऑफ एयर, ये रेशियो निकालना है। अभी हमने निकाला वाटर का, अब एयर का निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे।
2.013 इंटू 10 का पावर 9 अपॉन 1.013 इंटू 10 का पावर 5, ये वाला रेशो। तो ये आ जाएगा 2.01 इंटू 10 रेश पावर 4, इतना रेशो आ रहा है। 2.01 इंटू 10 रेश पावर 4 आ रहा है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए, सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ये फिक्स है, हर क्वेश्चन के लिए स्टैंडर्ड होते हैं। तो बल्क मॉडुलस ऑफ एयर का रेशो निकाल दिया 2.01 इंटू 10 रेश पावर 4। और एक क्वेश्चन पूछा लास्ट में, व्हाई इट इज सो हाई, बिल्कुल हाई है। और हाई क्यों है, इसका हमको समझना पड़ेगा। बल्क मॉडुलस, व्हाट इज बल्क? बल्क मीन्स सेंटर, इसका मास, टोटल मास। अगर आप डेंसिटी ऑफ एयर और डेंसिटी ऑफ वाटर देखते हो, हमें पता है डेंसिटी ऑफ एयर ये होता है 1 kg पर मीटर क्यूब। वही डेंसिटी ऑफ वाटर देख लो कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, मतलब इसका बल्क मॉडुलस यही शो कर रहा है इसका कितना डेंस है ये वाटर। वाटर इज मच डेंसर देन एयर, एयर इज मच मोर इजिली कंप्रेसिबल देन वाटर। वाटर इतना इजिली कंप्रेसिबल नहीं है क्योंकि वाटर डेंस है, एयर इजिली कंप्रेस हो जाता है क्योंकि एयर डेंस नहीं है। एयर इज लाइटर एज कम्पेयर टू वाटर, इसलिए ये रेशो इतना ज्यादा है। ये रेशो ये शो कर रहा है वाटर इज 10 to the power 4 times denser than air। ये रेशो, ये मतलब है इसका, ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8.13। What is the density of water at a depth where pressure is 80 atmospheres given that its density at the surface is 1.0103 into 10 raised to 3 kg per meter cube। अगेन फ्लूइड वाला क्वेश्चन है। एक सेक्शन दिया है वाटर का जहां पर सरफेस पर वाटर की डेंसिटी है 1.03 इंटू 10 रेज़ पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। आपको उस पॉइंट पर इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है जहां पर प्रेशर 80 एटमॉस्फेयर है, वहां का आपको डेंसिटी फाइंड करना है। तो बस इसका सबसे पहले डायरेक्ट अप्रोच समझने पहले इस क्वेश्चन का एक अलग एक फॉर्मूला है, उसको समझना पड़ेगा, उसको याद रखना पड़ेगा। वो अगर फॉर्मूला आपको पता नहीं तो बाकी आप कर सकते हैं, बट बहुत डिफिकल्ट होगा सॉल्व करना। बट डायरेक्टली उस फॉर्मूले को यूज करके हम सॉल्व करेंगे। वो डायरेक्ट ट्रिक है, ये स्टैंडर्ड रिलेशन है वॉल्यूम और डेंसिटी का। डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा रो बाई रो। इस स्टैंडर्ड रिलेशन को यूज करके हम क्वेश्चन को डेंसिटी फाइंड करेंगे। उसके पहले हमको बल्क मॉडुलस से उस वॉल्यूम को फाइंड करना पड़ेगा। आइए सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। हमको स्टैंडर्ड रिलेशन पता है, बल्क मॉडुलस के डब्ल्यू, के ऑफ वाटर होता है प्रेशर अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, माइनस में। तो बस ये हमको पता है, तो सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, हमको डेल्टा वी बाई वी निकालते हैं। यहाँ से डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू होता है माइनस पी अपॉन के डब्ल्यू। पी दिया है 80 एटमॉस्फेयर, 180 इंटू 1.013 इंटू 10 रेज़ पर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और बल्क मॉडुलस हमें पता होना चाहिए 2.2 इंटू 10 रेज़ पर 9। तो ये होता है आपका 38.59 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। ठीक है, ये आपका डेल्टा वी अपॉन वी आ गया। अब इस स्टैंडर्ड रिलेशन का यूज करना पड़ेगा यूजिंग इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा रो बाई रो। ठीक है, तो हमको डेल्टा वी बाई वी मालूम चल गया। डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू माइनस ऑफ 38.59 इंटू 10 रेज़ पर -3। ठीक है, या फिर माइनस ऑफ 0.00338। ठीक है, 10 to the power -3 03859। ठीक है, ये हो गया डेल्टा रो बाई रो। डेल्टा रो क्या होता है रो 2 माइनस रो 1 अपॉन रो 1। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.0, अच्छा माइनस, इसमें भी माइनस है पहले से, इसमें माइनस है, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 03859 और डेल्टा रो हो गया 0.03859 इंटू 1.013 इंटू 10 to the power 3। ये कहां से आया, ये स्टैंडर्ड रो की वैल्यू। ठीक है, 1.013 इंटू 10 to the power 3। ये रो की वैल्यू हमने यहाँ लगाया, ये रो 1 ही एक्चुअली रो 1 नहीं है, इसको हमने यहाँ लगाया। तो ये आ गया इसका आंसर
0.0039, ठीक है। और इसको ऐड करना है, रो 2 इज इक्वल टू रो 1 प्लस ये पूरा वैल्यू 0.0039, तो ये आ जाएगा 1.013 इंटू 10 का पावर 3 प्लस 0.0039, ये आएगा 1.0134 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो ये आपका रो का फाइनली, ये रो कौन सा रो है, ये रो है जहां पर प्रेशर 80 एटमॉस्फेयर है, जहां पर प्रेशर 80 एटमॉस्फेयर है वहां पर एक रो की वैल्यू हमने निकाली। कैसे निकाली, ये वैल्यू हमको पता होना चाहिए। कैलकुलेशन तो आप लोग भी कर लोगे, कैलकुलेशन करना बड़ी बात नहीं है, उसका अप्रोच क्या होना चाहिए और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें ये हमको जानना था। अप्रोच ये है बेस्ट अप्रोच, और भी कई तरह के हैं, थोड़ा लेंथी पड़ेगा, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। बेस्ट अप्रोच इसको यूज करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर आने वाला है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8.13। क्वेश्चन 8.14, कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए ग्लास स्लैब व्हेन सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर। सबसे इजी क्वेश्चन अब तक का, ठीक है, बल्क मॉडुलस से आया सबसे इजी क्वेश्चन। हमको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए इसका, दिस इज बेसिक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी ये बहुत काम की चीज है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ 10 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इंटू 10 कर दो तो आगे 1.013 इंटू 10 को 6। सेम इजी कॉन्सेप्ट, बल्क मॉडुलस के, कहीं कहीं बी भी लिखते हैं, ठीक है, एक ही चीज है दोनों। बल्क मॉडुलस बी इज इक्वल टू पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन बी, माइनस में पी दिया हुआ 1.013 इंटू 10 का पावर 6। बी के वैल्यू को हम यहां से ट्रांसफर कर लेते हैं, हमको निकालना है फ्रैक्शनल चेंज, निकालना है। फ्रैक्शन चेंज इज नथिंग बट फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। अगर ये पूछा आपसे क्वेश्चन एग्जाम में, तो आपको क्या फाइंड करना है, डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये है फ्रैक्शनल चेंज। तो डेल्टा वी बाई वी यहाँ क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 का पावर 10⁻6.37 इंटू 10⁻9 फॉर ग्लास, ये ठीक है। तो यहाँ आता है इसका आंसर 0.02737 इंटू 10⁻³ या फिर 2.73 इंटू 10⁻⁵। ये रेशियो है, वॉल्यूम का रेशियो है, तो ये बस ये रहेगा डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू। मैग्नीट्यूड लेंगे इसका, साइन कन्वर्जन से बहुत जरा मतलब नहीं है, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये इसका फाइनल आंसर, ये का आंसर था, बस इसका नॉलेज होना जरूरी था। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ग्लास, ये होते हैं 37 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8.15। डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए सॉलिड कॉपर क्यूब 10 सेंटीमीटर ऑन एन एज when subjected to a hydraulic pressure of 7.0 into 10⁶ Pascal. Again simple question है bulk modulus का। bulk modulus B is equal to minus of P upon delta V upon B। हमको निकालना है सिर्फ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सिर्फ डेल्टा V निकालना है। दोनों में अंतर है फ्रैक्शनल चेंज और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। फ्रैक्शनल चेंज मतलब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, दोनों में फर्क है। तो अभी हमको निकालना है सिर्फ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन डेल्टा वी की वैल्यू। तो क्या करेंगे, सिंपल रख लो, डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू पी अपॉन बी। पी की वैल्यू दी हुई है 7.0 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू ये 1.4 इंटू 10⁻11, तो ये होता है 5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। यहां तक तो आ गया आंसर, बट ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हमको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है माइनस साइन के साथ। माइनस साइन सामने है, ये आया डेल्टा वी अपॉन वी। डेल्टा वी इज इक्वल टू वॉल्यूम है 10⁻³ माइनस 5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻3, ये हो गया -5 इंटू 10⁻⁸ मीटर क्यूब। वॉल्यूम चेंज
सिर्फ वॉल्यूम चेंज दिखाना था और बाकी आंसर सेम है। वॉल्यूम साइज दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया तो 0.1 मीटर, ठीक है। 0.1 मीटर का क्यूब करेंगे, वॉल्यूम क्यूब है तो 0.001 या 10⁻³ मीटर क्यूब, और उसको आपने मल्टीप्लाई किया इस वैल्यू से जो आपका आंसर आया 5 से, ठीक है। बस सिंपल था, अगर कुछ था नहीं इसमें भी, लेकिन सेम सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8.16, हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन अ लीटर ऑफ वाटर बी चेंज टू कंप्रेस इट बाई 0.1% कैरी 1/4 ऑफ द लोड। सिंपल सा क्वेश्चन है, बल्क मॉडुलस वाला। अगेन 3 क्वेश्चन लाइन से हमने किए हैं, 14, 15, 16 लाइन से बल्क मॉडुलस वाले हैं सारे क्वेश्चन। सब में एक ही चीज फाइंड करना, अलग अलग पैरामीटर्स लग के फाइंड करना था वैल्यूज। इसमें आपको दिया फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, वॉल्यूम परसेंटेज चेंज डेल्टा में कितना दिया है 0.1%। 0.1% का मतलब 0.001 वैल्यू। ये डेल्टा बी की वैल्यू दिया है 0.001। आपको फाइंड करना है प्रेशर। कैसे करेंगे, सेम ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस कैपिटल बी, बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी अपॉन डेल्टा बी अपॉन बी। पी की वैल्यू फाइंड करनी है और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन तो आप इग्नोर कर सकते हैं। बी इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, बी की वैल्यू है 2.2 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू 0.001। 3 डिजिट हो गया, 10 का पावर -3, तो ये हो गया पी की वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया प्रेशर की वैल्यू जो हमें फाइंड करना था। तो यहाँ हो गया हमारा ऐसे, ये आ गया प्रेशर का वैल्यू। कुछ नहीं, आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 लीटर दिया हुआ है। जब भी आपको कोई अदर यूनिट्स में दिया हुआ है, यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है। लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है, ये होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। उसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज 0.1% दिया हुआ है, मतलब 0.001 डेल्टा बी बाई बी। ऐसा ही क्वेश्चन 14 में था, इसमें फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना था। मतलब ये चेंज एक ही है, फ्रैक्शन चेंज कहो या परसेंटेज चेंज कहो, बात एक ही है, ठीक है। सब एक ही फाइंड करना है। इसमें प्रेशर की बात की है, प्रेशर फाइंड करना है। अगेन बल्क मॉडुलस माइनस ऑफ पी अपॉन डेल्टा बी बाई बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू चेंज पुट करेंगे, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। जरा कुछ था नहीं इसमें करने के लिए, बहुत सिंपल था, वैल्यू पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन 8.16 खत्म हुआ और इसी तरह चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हुआ हमारा। अब तक आपको इस वीडियो सीरीज में, इस चैप्टर में, ना सिर्फ इस चैप्टर में, इस वीडियो सीरीज में कहीं भी कोई डाउट रहा हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ क्या डाउट है, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय।